नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका हमारे इस हिंदी फक्त चैनल पे। साथियों, आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी और अच्छी दिशा में जा रही होगी और आप अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर रहे होंगे। साथियों, ऐसे ही तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहिए और एक सीट आपकी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। साथियों, पहला प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, 11 वर्ष का समय या फिर उसने कहा था। आंसर सी यहाँ पे सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कौन सा कहानी संग्रह नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा कि इंसान के खंडहर या फिर नीलम देश की राजकन्या या पाजेब या फिर वातायन। तो जैनेन्द्र कुमार की कौन सी कहानी संग्रह यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। जो इंसानी खंडहर है ये यहाँ पे मोहन राकेश की कहानी हो जाती है, जबकि और जितनी भी कहानियाँ हैं यहाँ पे सब जैनेन्द्र की हैं। यहाँ पे बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक पूछा जा रहा है। यहाँ पे ए है, बी है, सी है या फिर डी है। आंसर यहाँ पे सही हो जाता है बुद्धू का कांटा। यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी हो जाती है। 3 कहानियाँ इनकी काफ़ी प्रसिद्ध है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और एक क्या हो जाता है, उसने कहा था। उसने कहा पे जो है ये 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी के रूप में भी इसको जाना जाता है। अगला है धुलाई वाली किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाता है कि कहानी है कि रेखाचित्र की उपन्यास या फिर संस्मरण। तो धुलाई वाली क्या है, एक कहानी है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि रंग में भंग नामक काव्यकृति के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगा भिखारी दास हैं, मलुक दास, मैथिली शरण गुप्त या फिर तुलसीदास। मैथिली शरण गुप्त यहाँ पे आंसर हो जाता है सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि द्विवेदी विजयन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है। हो जाएगा गद्यात्मकता है या फिर काव्यात्मकता है या फिर वैचारिकता या फिर इतिवृत्तात्मकता। यहाँ पे क्या कौन सी प्रवृत्ति यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो काव्यात्मकता इसमें नहीं देखने को मिलती है और जितनी भी यहाँ पे हैं ये प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं द्विवेदी युग में। अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है। हो जाएगा अमृत और विष है, बिखरे तिनके हैं, अग्निगर्भा है या फिर नाच्यो बहुत गोपाल। तो यहाँ पे जितने भी उपन्यास हैं ये सब किसके हैं, तो ये अमृतलाल नागर के यहाँ पे हो जाते हैं। इसमें ये पूछा जा रहा है कि दहेज समस्या की ओर जो है संकेत किया गया है। तो यहाँ पे किसमें किया गया है, तो यहाँ पे अग्निगर्भा जो है यहाँ पे इशारा किया गया है दहेज समस्या की ओर। जैनेन्द्र कुमार ने किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि कल्याणी है, कि त्यागपत्र है, कि परख है या फिर सुनीता है। तो कौन सी उनके उपन्यास पे बना है फीचर फिल्म, यहाँ पे हो जाता है त्यागपत्र में उनके जो है फीचर फिल्म देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जितने भी उपन्यास हैं इनको याद करना है कि ये जैनेन्द्र के उपन्यास महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। ये मृणाल किस उपन्यास की स्त्री पात्र है। हो जाएगा कि सेवा सदन है, गोदान है, त्यागपत्र है या फिर शेखर एक जीवनी से है। तो ये किससे है, आंसर यहाँ पे सही होता है मृणाल जो है ये त्यागपत्र का एक जो है स्त्री पात्र के रूप में इसको देखा जाता है। अगला है कि मैला आंचल में किस गांव की जीवन गाथा है। मेरीगंज की है, यहाँ पे मेरीगंज की है कि गौरीगंज की या सिरसीगंज या फिर हजरतगंज, किस गंज की बात उसमें की गई है। तो जो फणीसन नाथ का एक उपन्यास है, फणीसन नाथ वैसे भी एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं और इनके गांव पर ही आधारित इनका जो है उपन्यास होता है। तो मेरीगंज ये काफ़ी प्रसिद्ध है, ये यहाँ पे मैला आंचल में हो जाता है। इस कथा में मेरीगंज गांव जो है बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में है। यहाँ हिंदी का ये पहला उपन्यास, जो पहला आंचलिक उपन्यास जो है इसको माना जाता है। किसको, तो मैला आंचल को। और लेखक की बात आती है तो फणीसन नाथ रेणु यहाँ पे हो जाते हैं, आंचलिक उपन्यासकार के रूप में इनको जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है। हो जाएगा कि दादा कामरेड, ये पूर्वा पर अमिता या फिर झूठा सच। तो यहाँ पे यशपाल का पूछा जा रहा है कि यहाँ पे उपन्यास, तो आप इस जो ऑप्शन है यहाँ पे एक जैनेन्द्र वाला जो था, यहाँ अब ये दूसरा है उपन्यास। तो इस प्रकार उपन्यास को साथ में पढ़ते हुए इसको चलिए कि एक ही उपन्यास पढ़ाते समय उसमें कई सारे उपन्यास आ जाते हैं, उनको अच्छे से तैयार कर लेना रहता है। पूर्वा पर यहाँ पे इनकी रचना नहीं है और यहाँ पे जितनी भी हैं ये सब यहाँ पे हो जाते हैं सवाल के। तो यहाँ पे पूर्वा पर हो जाता है रमेश चंद्र शाह का। अगला प्रश्न है टोपी शुक्ला के लेखक कौन है। हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल हैं, राही मासूम रजा हैं, मोहन राकेश हैं, मन्नू भंडारी हैं, राही मासूम रजा यहाँ पे हो जाता है। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे हो जाता है टोपी शुक्ला, राही मासूम रजा। इनकी अन्य कृतियाँ हैं आधा गाँव है, वो उसकी बूंद, सीन 75 दिल एक सादा कागज़। मतलब ऐसे करके उसको ही बिल्कुल अच्छे से याद करना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि
हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्धि कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं। तो यहाँ पे अगर किसी एक का भी आपको पता चलता है तो आपको ये हो जाएगा पता कि ये कहाँ के हैं। तो ये हो जाएंगे, ये उत्तर प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के हैं, या फिर गुजरात या फिर असम के। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के इतने सारे कवि हैं, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाता है सी सही। अगला है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। ब्रज भाषा है कि कन्नौजी की, अवधी या फिर पहाड़ी, कौन सी भाषा वहाँ पे नहीं बोली जाती है। यूपी की बात आई है तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पहाड़ी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जितनी भाषाएं हैं सब यहाँ पे हो जाती हैं। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है, हो जाएगा कि गुरमुखी लिपि है, या फिर बंगाली है, या फिर देवनागरी, या फिर तमिल में। तो हिंदी में जो लिपि है ये देवनागरी लिपि हो जाती है। संस्कृत की यही लिपि हो जाती है, गुरमुखी पंजाबी की हो जाती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा कि मेवाती है कि कन्नौजी है कि भोजपुरी है या फिर ब्रज है। तो उत्तर प्रदेश की नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेवाती बोली जो है ये राजस्थान के अंतर्गत हो जाती है। जहाँ भी जितनी भी यहाँ पे हैं वो सब हो जाती हैं उत्तर प्रदेश में। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई, तो यहाँ प्रदान की जाती है 14 सितंबर 1949 को, 15 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1950 को, 15 सितंबर 1950 को। तो यहाँ पे 14 सितंबर 1949 आंसर हो जाता है सही। ए, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो ये विकसित हुई है किससे, मगधी से, सौरसेनी, ब्राह्मण से, या फिर अधमगधी से। तो यहाँ पे सौरसेनी अब जो है सही हो जाता है ऑप्शन। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उनका क्या स्थान है, तो यहाँ पे हो जाता है कि ये मूर्धन ध्वनि है, या वात्स्य ध्वनि है, या फिर काकल्य है, या फिर कंठीय ध्वनि है। जिस व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन होता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जहाँ पे उच्चारण में कंपन की बात आई है तो यहाँ पे ध्वनियों के वर्गीकरण में ये काकल्य वर्ण यहाँ पे हो जाता है। और देखा जाता है तो काकल्य वर्ण के अंतर्गत जो हा है वो यहाँ पे अगला यहाँ पे है कि ला और सा का उच्चारण स्थान किस मतलब ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या सही होता है, ये कंठ से है कि दंत से है कि ओष्ठ से है या फिर तालव्य से है। तो इसको अगर ला को नहीं पहचानते तो सा तो सब लोग कहते हैं दंती, तो दांत से इसका मतलब दंतीय वर्ण ये हो जाता है। अगला है कि स्वरों का उच्चारण कहाँ से होता है, ये हो जाएगा व्यंजन की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से, अनुनासिक की सहायता से, या बिना किसी सहायता से। तो स्वर एक स्वतंत्र शब्द रहता है, मतलब वर्ण है वो जो है किसी की सहायता की जरूरत उसमें नहीं पड़ती है, जबकि व्यंजन को स्वर की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसु बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजत पीर कछोटी। ऊपरी पत्नी में कौन सा रस है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसमें हास्य रस है कि भयानक है, या फिर वात्सल्य, या फिर शांति रस है। तो यहाँ पे कौन सा रस देखने को मिलता है, यहाँ पे हो जाता है कि श्री कृष्ण की जो बाल सौंदर्य मनोहरी चित्रण इसमें है, तो यहाँ पे हो जाएगा वात्सल्य रस का इसमें प्रयोग देखने को मिल रहा है। रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता है, तो यहाँ हो जाएगा कि देवता हैं कि पुत्र हैं कि गुरुजन हैं या फिर ईश्वर हैं। किससे यहाँ पे हो जाता है आंसर, तो रसविधि की दृष्टि से देखा था भक्ति का आलम्बन जो होता है वो पुत्र नहीं हो सकता है, ये यहाँ पे हो जाएगा। देवता को भी गुरु भी होता है, ईश्वर भी होता है। अगला यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे है हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन वर्ज्य होते थे चूर। पंक्ति में रस पूछा जा रहा है, कौन सा रस है, हो जाएगा कि विभत्स है कि भयानक है, शांति है या फिर करुण है, किस प्रकार का रस वहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे इस पंक्ति में भयानक रस का प्रयोग देखने को मिल रहा है। अगला है कि वन बितान रविशस दिया फल भक ससिल प्रवाह, अमन सेज पंखा पवन अब ना कछु परवाह। यहाँ पे किस प्रकार का रस है, यहाँ पे रौद्र हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा, शांत हो जाएगा या फिर भक्ति। पढ़ते समय साथियों इस बात का ध्यान रखें कि जो भी पंक्ति बताई जा रही हो सकता है कि आपके पेपर में वो पंक्ति भी देखने को मिल सकती है, तो उसको थोड़ा जो है ध्यान से पढ़िए पंक्ति और उसको याद करने का प्रयास कीजिए कि हो सकता है यही पंक्ति आपको आ जाए। तो और या फिर इसमें जो भी रस जिस माध्यम से आप पहचानते हो उसको पहचानने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ें। आंसर यहाँ पे कौन सा सही हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है कि शांति रस का इसमें प्रयोग किया गया है।
किस रस में प्राय किसी असाधारण या अस्वाभाविक बात का वर्णन होता है, तो यहाँ पे हो जाता है कि वीर रस में होता है, कि शांत में या फिर भयानक में या फिर अद्भुत में, किस रस में इस तरह की बात होती है, तो अद्भुत रस में इस तरह की बात देखने को मिलती है। किसमें, तो यहाँ पे अद्भुत रस। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि एक ओर अजगर ही लकी, एक ओर मिगराए बिकल बटोही, बीच में पर्यो मूर्छा खाए। यहाँ पे कौन सा रस हो जाता है, वीर है कि भयानक है कि रौद्र है या फिर वात्सल्य रस है, तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा रस हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाता है कि यहाँ पे भयानक रस है, कि एक तरफ तो अजगर दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ सिंह। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि श्लेष है कि यमक है कि अतिशोक्ति है या फिर अनुप्रास है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पे जैसे देखा जाता है तो जो शब्दालंकार के भेद की बात हुई तो वहाँ पे श्लेष हो जाता है, यमक हो जाता है, अनुप्रास हो जाता है, वक्रोक्ति हो जाता है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास नहीं, यहाँ पे अतिशोक्ति अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना। यहाँ पे कौन सी पंक्ति हो जाएगी, तो यहाँ विरोधाभास है कि अनन्वय है या फिर रूपक है या फिर विभावना है। कौन सी पंक्ति यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो विभावना अलंकार में जहाँ बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति दिखाई दे जाती है, वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। तो यहाँ पे विभावना अलंकार है कि मतलब कि यहाँ पे बिनु शब्द का भी प्रयोग किया गया है। अगला यहाँ पे है कि गोरे मुख पर श्याम तिल लागत यति अभिराम, मनोह चंद बिछाई के पौढ़े सालग्राम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति या फिर रूपक या फिर श्लेष, किस प्रकार की पंक्ति है, और यहाँ पे क्या आंसर हो जाता है सही। यहाँ पे मानव शब्द भी आपको देखने को मिल रहा होगा, तो इससे देख करके भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं, यदि 16-12 मात्राओं पर होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि हरिगीतिका में, उल्लाला में, सोरठा में या फिर किसमें, रोला में। तो किसमें हो जाएगी, तो यह हरिगीतिका छंद में क्या होती है, 28 मात्राएं होती हैं, और इसमें जो है 16 और 12 पर, मतलब 16 और 12 मात्राओं पर ही यहाँ पे यति होती है। ये एक सममात्रिक छंद के अंतर्गत भी आता है। अगला है कि सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पे 13 होती हैं कि 11 होती हैं कि 9 होती हैं कि 15 होती हैं। तो विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं सोरठा के, तो सोरठा के विषम चरणों में जो मात्राएं होती हैं वो हो जाती हैं 11 होती हैं। अगला है कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो यधीरा, अधिक प्रीत मन भा संदेशा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सी पंक्ति यहाँ पे हो जाएगी, चौपाई है कि वरवय है कि सोरठा है या फिर रोला है। बहुत ही अच्छी पंक्ति है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा मतलब कौन सा छंद यहाँ पे है, तो इस पंक्ति को देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे चौपाई छंद का प्रयोग किया है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं, एक सममात्रिक छंद के अंतर्गत ये आता है। अगला प्रश्न है पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है, ये यहाँ पे हो जाता है कि किसके अंतर्गत, तो ये गुण हो जाता है, अयादि या फिर वृद्धि या फिर यण। तो पो प्लस अन जो होता है वो अयादि संधि के अंतर्गत ये आता है। अगला है कि विपद प्लस जाल, तो यहाँ पे जाल में कौन सी संधि यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे हो जाता है कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि या फिर गुण संधि। यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाता है, यहाँ पे वी आंसर व्यंजन संधि सही हो जाएगा। अगला है महेंद्र का संधि विच्छेद होगा, तो महा प्लस इंद्र, मह प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र या फिर महेंद्र। आंसर यहाँ पे ए सही होता है, आ और ई करके यहाँ पे ए हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुण संधि भी हो जाती है। अगला प्रश्न है कि राज दरबार में कौन सा समास है, हो जाएगा अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या फिर दिगु है। यहाँ पे राजा का दरबार, आंसर बी यहाँ पे सही हो जाता है, अव्ययी भाव समास। यहाँ पे जिसमें पहला पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में से दोनों पद प्रधान होता है, दिगु में जिसमें संख्यावाची शब्द होते हैं। अगला है यथासंभव में कौन सा समास है, यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है या फिर अव्ययी है। तो यहाँ अव्ययी भाव समास हो जाता है। यथाशक्ति, यथासंभव, यथाशीघ्र, इस तरह के शब्द जब आपको अव्यय वाले देखने को मिलते हैं तो वहाँ अव्ययी भाव समास हो जाता है। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अपने आसपास की परवाह न करना, जहाँ ज़रूरी हो वहीं उजाला करना, दूसरे लोगों का ध्यान रखना, निकट के दोस्त को ना देख पाना। तो क्या आंसर इसमें हो जाता है सही? तो यहाँ पे निकट का दोस्त जो होता है उसको नहीं देख पाना, यही होता है चिराग तले अंधेरा। आसमान से गिरा तो खजूर पे अटा, लोकोक्ति का उपयुक्त क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बाधा से मुक्त होना, नई मुसीबत में पड़ना, मुसीबत से मुसीबत, मुसीबत ही मुसीबत या मुसीबत से में से किसी का सहारा मिलना। यहाँ होगा एक मुसीबत, एक नई मुसीबत में पड़ना। यहाँ पे बी आंसर हो जाता है आपका सही। आसमान से गिरा तो खजूर पे अटका। अगला यहाँ पे है किनारे लगना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ हो जाएगा किसी कार्य का समाप्त होना, डूबने से बचना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, नदी पार करने में असफल होना। तो यहाँ पे जो आंसर सही होता है किनारे लगना मुहावरे का सही अर्थ होता है किसी कार्य का यहाँ पे समाप्त हो जाना। ये यहाँ पे हो जाता है कि मैंने तो उसको पार कर लिया। जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाता है और आपकी एक सीट हो जाती है, तो समझ लीजिए कि ये जो आप पढ़ाई रूपी जो नदी में आप तैर रहे हैं उससे आप पार हो जाएंगे और आपके नाम एक सीट हो जाएगी, पक्की आपकी एक नौकरी हो जाएगी, तो आप उसको पार कर ले जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं हो जाएगा? धरती है कि दीपावली है, नेवला है या फिर नाच है? तद्भव नहीं पूछा जा रहा है कि तद्भव नहीं है। तो यहाँ पे आंसर जो सही हो जाता है वो हो जाता है कि धरती, पृथ्वी, मतलब नेवला तथा नाच यहाँ पे क्या है? तद्भव है। जबकि यहाँ पे जो दीपावली है ये तत्सम है, ये दिवाली कहा जाता, तो ये यहाँ पे भी क्या हो जाता? यहाँ पे ये तद्भव हो जाता। अगला यहाँ पे है कि संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहते हैं उसको? तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये तत्सम है कि विदेशी है कि देशज है कि या फिर अर्ध देशज है। अर्ध तत्सम है। किस प्रकार का शब्द ये हो जाता है? यहाँ पे ये अर्ध तत्सम के अंतर्गत इस शब्द को यहाँ पे रखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पे माँ हो जाएगा, यहाँ पे माँ हो जाएगा, मछली हो जाएगी, केला हो जाएगा या फिर अमूल्य हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाता है? तो यहाँ पे अमूल्य जो है ये तत्सम के अंतर्गत यहाँ पे डी आंसर हो जाता है सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन का रूप होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे किसी से हो जाएगा, किन से हो जाएगा, किन्हीं से हो जाएगा या किन को हो जाएगा? कौन सा आंसर यहाँ पे हो जाता है सही? तो सी आंसर आपका हो जाता है सही। साथियों, मैंने सर्वनाम पे एक वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, ऐसे ही उसमें प्रश्न मैंने रखा है, तो उसमें आप लोगों की कुछ प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। वैसे तो आप लोग कह रहे थे कि टॉपिक पे कुछ बनाइए, तो बिल्कुल ऐसे ही जो भी मतलब जिस प्रकार के प्रश्न टीजीटी और पीजीटी में पूछे जाते हैं, मैंने उन्हीं प्रश्नों को चुना है। यदि आप लोगों को कठिन लग रहा है वो अलग की बात है, लेकिन प्रश्न वहीं से बनते हैं। आप इस प्रश्न को देख लीजिए, उसका पैटर्न और जो भी प्रश्न मैंने बनाया है उसका पैटर्न दोनों का एक ही है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्न पेड़ार्थक क्रिया कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि समझना है कि बुलवाना है या फिर बैठना है या फिर सुनना है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाता है? यहाँ पे हो जाएगा बुलवाना, जो आंसर है बी यहाँ पे सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्यम पुरुष का उदाहरण क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष का यहाँ पे मैं हो जाएगा, तुम हो जाएगा, वह हो जाएगा, वह हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या सही हो जाता है? यहाँ पे तुम शब्द जो है वो मध्यम पुरुष में है। जो तुम है ये किसके अंतर्गत? तो ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत होता है। अगला है कि स्त्रीलिंग शब्द में होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा देशों के नाम होता है, पर्वतों का नाम होता है, वृक्षों का नाम होता है या फिर नक्षत्रों का नाम स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो क्या हो जाता है जो स्त्रीलिंग का नाम होता है? तो यहाँ पे नक्षत्रों के नाम जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत इसको यहाँ पे रखा गया है। निम्नलिखित विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे पक्षी हो जाएगा, शशि हो जाएगा, चील हो जाएगा या फिर कुर्सी हो जाएगी। तो कौन सा आंसर सही हो जाता है इसमें जो है? तो यहाँ पे पक्षी जो है ये किसके अंतर्गत? तो ये पुल्लिंग शब्द यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। अगला है सुधि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? यहाँ पे जन हो जाता है, वृद्ध हो जाएगा, गढ़ हो जाएगा या फिर वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि सुधि में के अंत में यदि जन जोड़ दिया जाता है तो ये सुधि जन, ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? हो जाएगा कि नेता या फिर देवी या फिर भक्त या फिर शिक्षक।
तो यहाँ पे किसमें गण जोड़ करके, तो यहाँ पे जो देवी शब्द है इसमें हम गण जोड़ करके इसको नहीं बना सकते हैं। अगला है जिसका शब्द अध्यात्म से है के लिए एक ही शब्द होगा, तो यहाँ आध्यात्मिक हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा, शास्त्रीय या फिर नैतिक, किस प्रकार का शब्द यहाँ पे हो जाता है, तो आध्यात्मिक शब्द हो जाएगा जिसका संबंध जो है अध्यात्म से होता है। तो ये ए आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगला है मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मुमुक्षा हो जाता है, मुमुर्षु हो जाता है, मुमुक्षु या फिर मुमुर्स्वा। कौन सा आंसर यहाँ पे होता है सही आपके लिए, तो यहाँ पे जो मुमुक्ष है ये यहाँ पे सी आंसर हो, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्ष, यहाँ पे आंसर सी सही हो जाता है। उपकार को ना मानने वाले के लिए ये वाक्यांश क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा, उपकारी हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा, अपकारी हो जाएगा। आंसर यहाँ पे सही हो जाता है, जो कृतज्ञ है वो उपकार को ना मानने वाला एक शब्द यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे निष्कपट शब्द में उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाता है कि निस है कि निस या फिर निस या फिर निस। कौन सा आंसर इसमें देखने को मिल रहा है, तो निष्कपट में यहाँ पे सी आंसर हो जाता है सही। अगला है कि मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर्द्र है या फिर गीला या फिर शुष्क या फिर सूखा। मौसम में आर्द्रता छाई हुई है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब कि मौसम में जो क्या है यहाँ पे शुष्क यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े की पहचान करना है। यहाँ पे लाभ्य, अलाभ्य, शेष, अशेष, शिष्ट, परिशिष्ट, शीर्ष या तल। तो यहाँ पे अनुचित जोड़ा आपको कौन सा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो दिए गए यहाँ पे जो भी विकल्प यहाँ पे दिए जा रहे हैं तो उसमें उचित देखा जाता है, तो यहाँ पे शिष्ट और परिशिष्ट ये सी आंसर आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि अजड़ हो जाएगा, घास हो जाएगा, मूल हो जाएगा, चेतन हो जाएगा। तो यहाँ पे जड़ का जो विपरीतार्थी मतलब विलोमार्थी है वो क्या यहाँ पे हो जाता है, तो जड़ का यहाँ पे चेतन हो जाएगा साथियों, ये थोड़ा कन्फ्यूजन। अगला प्रश्न है कि शशक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे खरगोश हो जाएगा, चंद्रमा या फिर शिशु या फिर मृग। तो यहाँ पे खरगोश यहाँ पे हो जाएगा शब्द पर्यायवाची इसका सही ए। निम्नलिखित शब्द युग्म में सही अभेद अर्थभेद को छांटना है, यहाँ पे हो जाएगा अर्थभेद को छांटिए। जगजननी, तो यहाँ पे हो जाएगा सीता दुर्गा, जगदम्बा विश्व विजेता, परमेश्वरी सृष्टिकर्ता, विश्व विजेता परमेश्वरी। कौन सा आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सही, तो यहाँ पे जो सही हो जाता है वो बी आंसर जगदम्बा विश्व विजेता हो जाएगा। भवती गमस्यति का हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ तुम जा रहे थे, आप जा रहे थे, आप जाएंगी, आप लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो सी यहाँ पे सही हो जाए, आप जाएंगी भवती गमिष्यति का हिंदी में अनुवाद हो जाएगा। अगला है मैं पढ़ रही हूँ का संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा, कि के अहम पठन्ति, के अहम पठामि, किम अहम पठन्ति, किम अहम पठानी। तो यहाँ पे कौन सा आंसर देखने को मिल रहा है सही, डी आंसर हो जाता है किम अहम पठानी। अगला प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित में से कालिदास की प्रसिद्ध रचना या फिर रचनाएं हैं, यहाँ पे हो जाता है कि मालविकाग्नि मित्रम है, ऋतुसंहार है, प्रियदर्शिका है या फिर ए और बी। तो यहाँ पे ए और बी आंसर हो जाता है सही, डी है इसका सही आंसर। अगला है मोक्षे इच्छा अस्थि में सप्तमी का आधार क्या हो जाएगा, औपलेशिक है या फिर अभिव्यापक है या फिर वैश्विक है या फिर तीनों है। यहाँ पे ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि सप्तमी विभक्ति के आधार पर जो ये आधार संबंधी जो ये प्रश्न 2-3 बनते हैं ये हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये मोक्ष की इच्छा रखने में जो सप्तमी का आधार है तो ये वैश्विक आधार यहाँ पे हो जाता है। अगला है कामी श्वेता पश्यंती सूक्ति है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम है, कादम्बरी है या फिर नैषधीय चरितम या फिर किरातर्जनी है। तो ये कामी श्वेताम पश्यति में सूक्ति कौन सा यहाँ पे आंसर सही हो जाता है, यहाँ पे ए हो जाएगा
ए आंसर जो कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है, जो कि एक नाटक है जिसमें 7 सर्ग आपको देखने को मिलते हैं। अस्मिन इत में संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाता है कि ये इसमें ए है, बी है, सी है या फिर डी है। किस प्रकार का यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाता है, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा सही। अगला है कि यहाँ पे भव्यादि गणस्थ धातु नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसमें कि यहाँ पे ए है कि बी है या फिर सी या फिर डी, तो कौन सा आंसर आपको देखने को मिल रहा है सही वाला, यहाँ पे डी हो जाता है आपका सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, उपनगरम हो जाएगा या फिर यथाशक्ति हो जाएगा या फिर चित्रांग हो जाएगा या फिर निर्मक्षिकम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है यहाँ पे सी हो जाता है, ये यहाँ पे नहीं है इसका उदाहरण, जबकि उपनगरम, यथाशक्ति और निर्मक्षिकम यहाँ पे हो जाता है। अगला है मति शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप आपको यहाँ पे बताना है। तो कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाता है, यहाँ पे सही हो जाएगा कि ए है कि बी है या फिर सी या फिर डी, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा बी। तो साथियों यहाँ पे मैंने जो प्रैक्टिस सेट 5 का जो यहाँ पे पहला पार्ट आप लोगों के लिए कल जो है बनाया था, उसके बाद ये आज जो है उसी का अगला भाग है। तो आप अपनी तैयारी को यहाँ से भी और अच्छी दिशा में ले जाइए, और यदि अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। धन्यवाद।